Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, मैं रोशन तिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय के अभ्यास के बीच में जो प्रश्न उत्तर दिया गया है उसको देखेंगे। तो मैं समय कम लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक लाभ उठाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। यानी प्रतिवर्ती क्रिया आप पढ़े थे, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना जो है इस दोनों में क्या अंतर है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया पर्यावरण में विघटित घटना के अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी कि जब आप किसी गर्म बर्तन को छूते हैं और अचानक जब आप उसको खींचते हैं, हाथ खींचते हैं, तो वहाँ आपका मस्तिष्क उसको नियंत्रित नहीं करता। ये अनैच्छिक क्रिया, अचानक एक क्रिया हो जाती है जिसे कि प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और यह मेरुदंड के द्वारा, ठीक है, मेरुदंड के द्वारा इसको जो है क्या करता है, संचालित किया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क इस पर नियंत्रण नहीं करती है। ठीक इसी प्रकार है टहलना। टहलना हमारे सोचने पर निर्भर करता है। यह एक ऐच्छिक क्रिया है जो हमारी सोच समझ पर निर्भर करता है। यह क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, जबकि प्रतिवर्ती क्रिया जो है मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण नहीं की जाती। चलिए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन के मध्य अंतग्रहण यानी सिनेप्स में क्या होता है। तो देखिए, ये आप पहले भी पढ़े थे। तो विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान सिनेप्स यानी अंतर्ग्रहण की सहायता से होता है। यह तंत्रिका कोशिका द्वारा भेजी गई सूचनाओं को जो विद्युत आवेग के रूप में होता है रसायनों में विवेचित कर देता है। यानी विद्युत आवेश के रूप में आता है, उसको रसायनों में विवेचित कर देता है ताकि ये रसायन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थानों को पार करके दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। समझ में आ गया। तो उसको रसायन में विवेचित कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रश्न है चौथा नंबर का कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो पश्य मस्तिष्क जो है, पश्य मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क शरीर के स्थिति तथा संतुलन का क्या करता है, अनुरक्षण करता है। उसके बाद देखिएगा आपका प्रश्न है चौथा नंबर का, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो देखिए, अगरबत्ती का गंध को ज्ञानेंद्रियां नाक द्वारा ग्रहण करने के बाद नाक में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत आवेश में परिवर्तित करके अन्य तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। अन्य तंत्रिका कोशिकाएं अगली तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और अंत में अग्र मस्तिष्क में पहुंचती है। अग्र मस्तिष्क में अगरबत्ती के बारे में जानकारी पहले से उपस्थित रहती है, जिससे हम इसकी गंध का पता लगा पाते हैं। और उसके बाद पाँचवा नंबर का प्रश्न देखिएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो देखिए, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क द्वारा मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर जो है ये करता है क्या, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाएं प्राप्त करके उनका आकलन करते हैं। ये क्रियाएं मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका पेज नंबर 136 का प्रश्न उत्तर। पेज नंबर 136 में पहला प्रश्न दिया हुआ है, पादप हार्मोन क्या है। पौधे के अंदर उद्दीपन ग्रहण करने वाली कोशिकाओं द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है पादप हार्मोन कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। पौधे के अंदर उद्दीपन ग्रहण करने वाली कोशिकाओं द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है पादप हार्मोन कहलाती है। जैसे कि उदाहरण में इसमें दिया हुआ है, ऑक्सिन है, जिम्बोरेलिन है, उसके बाद साइटोकाइनिन है, रिब्सिक अम्ल है। ठीक है, आदि। आगे देखिएगा। आगे है प्रश्न आपका दूसरा नंबर में, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्रारोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो छुई मुई के पत्ती में जो गति होती है वो प्रकाश की और जो गति होता है इससे किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, छुई मुई के पौधों की पत्तियों की गति वृद्धि से संबंधित नहीं है,
जब हम पौधे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श होने की सूचना को संचारित करने के लिए कोशिका अपनी आकृति बदल लेती है। पादप कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन नहीं होते, पर ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को क्या कर देती, बदल लेती है, जिसके कारण उनका आकार क्या हो जाता है, बदलता हुआ नजर आता है। छुई मुई के पौधे में यह गति स्पर्श के कारण होती है और गति में तीव्रता होती है, जबकि प्रकाश की ओर का जो पौधे में जो प्रकाश की ओर की गति होती है कि अपेक्षाकृत धीमी होती है। यानी पौधे में प्रकाश की ओर जो गति होती है वो क्या होती है, धीमी होती है और ये भी एक विशेष दिशा में होती है, जबकि छुई मुई को जब आप छूते तो ये एक विशेष दिशा में नहीं होती, सीधा ये जिस ओर है उस ओर मुड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है आपका तीसरा नंबर का प्रश्न कर रहा है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ावाता है। तो पादप हार्मोन में आप देख रहे हैं जिम्बरेलिन है, ऑक्सिन है, उसके बाद साइटोकाइनिन है, आदि सभी वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। केवल एब्जिक्सिक अम्ल ही वृद्धि को रोकता है, इसको याद रखिएगा एब्जिक्सिक अम्ल के बारे में। ठीक है, ये क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। आगे देखिएगा चौथा नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है। तो ऑक्सीजन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सीजन स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है। जब प्रतान किसी आधार के स्पर्श में आते हैं तो ऑक्सीजन विसरित होकर दूसरे में चले जाते हैं। ऑक्सीजन की सांद्रता दूसरी ओर अधिक होने के कारण वह भाग क्या होता है, अधिक तीव्रता से बढ़ता है। इस प्रकार प्रतान क्या हो जाता है, मुड़ जाता है और वस्तु को जकड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे चारों ओर जकड़ लेता है। इस तरह से ये आपका जो है पौधे से संबंधित है चैप्टर की कि पौधे किस प्रकार वो लपेटता है और गति करता है, वो है। ठीक है, चलिए आगे पाँचवा नंबर का क्वेश्चन देखिए। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। यानी जलानुवर्तन को किस प्रकार देखिए, जल के और जो पौधा गति करता है इसको आपको दर्शाना। देखिए, पौधे की जड़ें जल प्राप्त करने के लिए भूमि में नीचे की ओर गति करती है, इससे क्या कहा जाता है, जलानुवर्तन कहा जाता है। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए पौधे एक पेट्री डिश लेकर उसमें रंध्र युक्त गत्ते के टुकड़े को सीधे खड़े कर देंगे। इसके एक भाग में मिट्टी भर दें तथा दूसरे भाग में जल भर दें। मिट्टी वाले भाग में कुछ अंकुरित बीज उगने के लिए रख दें। अब इस संपूर्ण उपकरण को 3-4 दिनों के लिए ऐसी जगह पर रख दें जहां की पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश तथा वायु हो। 3-4 दिन बाद देखने पर हमें निम्नलिखित बातें देखने के लिए मिलेगी। जड़ें जो हैं वो जल की ओर मुड़ने लगती है और दूसरा प्ररोह जल के विपरीत वृद्धि करने लगा है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ों में धनात्मक जलानुवर्तन और प्ररोह में ऋणात्मक जलानुवर्तन होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे पेज नंबर 138 का क्वेश्चन देखेंगे। पेज नंबर 138 में पहला क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो देखिए, जंतुओं में विभिन्न हार्मोन सूचनाओं के संचरण का कार्य करते हैं। थायरॉक्सी हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। इंसुलिन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ये महत्वपूर्ण तथ्य जब हम करवाए थे तो वहाँ भी बताए थे। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनल हार्मोन मुख्यतः नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। यह सीधे रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग होता है जो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न कह रहा है आपको, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य में भी करवाए थे। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन थायरॉक्सी के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि आहार में आयोडीन की कमी हो तो गॉइटर रोग भी हो सकता है, यानी घेगा नामक रोग आपको हो सकता है। आगे देखिएगा,
तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ताकि पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वास दर भी बढ़ जाती है। आगे देखिएगा, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर का प्रश्न देखिएगा, मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन अग्न्याशय में होता है। इंसुलिन हार्मोन का जो है स्रावन कहाँ होता है, अग्न्याशय में होता है, जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यदि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे स्वास्थ्य पर विभिन्न हानिकारक प्रभाव होते हैं। इसी इंसुलिन की आपूर्ति करने हेतु, यानी इंसुलिन की पूर्ति करने हेतु मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगला एक वीडियो हम जो है अभ्यास का प्रश्नोत्तर वाला जो वीडियो होगा वो बना के अपलोड कर देंगे। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसको अधिक से अधिक याद कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।